वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग अब CSIR का कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो CSIR नेट के लिए या गेट के लिए है, ठीक है, या अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, PGT के लिए, ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा से इस तरह का क्वेश्चन आना जो है बहुत ही कॉमन है। क्या है, आपको एक देखिए यहाँ पे एक स्पेस दे रखा है, ठीक है, जो है आपको टपल के फॉर्म में, और ये एक्चुअली इसका आपको कुछ यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है, यानी इसका सॉल्यूशन सेट का कुछ कंडीशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बोलता है कि ऐसे में जो बेसिस होगा फॉर सॉल्यूशन स्पेस भी वो क्या होगा, ठीक है। ये आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर हमको सॉल्यूशन स्पेस XYZ W का देखना है बेसिस, ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे आपका देखिए X है, Y है, Z है और W है, ठीक है। तो अब ये जो सॉल्यूशन स्पेस है इसको क्या चारों जनरेट करेगा, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कितना जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशन आपको दिया रहेगा, ठीक है ना, तो वही क्या करेगा, सॉल्यूशन स्पेस को जनरेट करेगा। तो ये तीनों रिलेशन में हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसका तरीका ये होगा कि आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, ठीक है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म लिखता हूँ तो यहाँ पर तो ऐसा होगा, ठीक है, 1 1, ठीक है, -1 और W है तो W आपका 0 है, ठीक है। फिर इसका आप देखिएगा तो X 0 है तो 0 1 1 1, ठीक है। इसका देखेंगे तो क्या बनेगा 2 1 -3 और -1 बनेगा, ठीक है, ओके। चलिए, अच्छा, अब ये हो गया। अब हमको इसमें ये देखना है कि हम चूँकि इसको रो में लिए हैं, ठीक है, रो वाइज लिए हैं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले यहाँ पे आप ऑपरेशन लगा दीजिए, क्या, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू, देखिए मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ यहाँ पे, मैं R3 को रिप्लेस कर रहा हूँ R3 - 2R1, ठीक है। पहला वाला तो सेम रहेगा 1 1 -1 0, ठीक है। दूसरा वाला भी 0 1 1 1। तीसरा वाला को हटाइए तो 2 - 2 0, ठीक है, 1 - 2 -1 -3 और +2 हो जाएगा आपका। तो अगेन -1 और ये तो -1, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखिए आपका R2 और R3 एग्जैक्टली क्या है, सेम है विद द निगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे कि R3 को हटा देंगे, कैसे, R3 + R2, तो आपका दिस बिकम इक्विवेलेंट टू हो जाएगा 1 1 -1 0, ये आपका 0 1 1 1 और ये आपका 0 0 0 0, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, तो इसमें क्या है, इसमें हमको 2 ही जो है ऐसा दिख रहा है रो, जो क्या है, जो नॉन जीरो है, ठीक है। तो 2 नॉन जीरो है ना, करस्पॉन्डिंग पिवोट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। तो डेफिनेटली 2 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आपको इक्वेशन मिल रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग पिवोट वाइज देखें तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, X से इसको करेंगे, Y से इसको करेंगे, Z से इसको करेंगे, W से, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाइज। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ठीक है, यानी यहाँ पे 2 ही वेरिएबल जो है, ये Z जिस कॉलम में देखिए पिवोट नहीं है, इसमें पिवोट नहीं है, इसमें भी पिवोट नहीं है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंगली जो Z और W है ये आपका फ्री वेरिएबल होगा। ये हम पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो ये पूरा प्ले लिस्ट है मेरा लीनियर अलजेब्रा का, उसको पहले अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका फ्री वेरिएबल हो गया, और X और Y क्या हो गया, X और Y आपका हो गया डिपेंडेंट, ठीक है। जो आपका फ्री वेरिएबल है वही आपको क्या करेगा, सॉल्यूशन स्पेस को जनरेट करेगा, ठीक है, जनरेट्स सॉल्यूशन स्पेस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो बेसिस मिलना है, ठीक है, तो अगर आपको डायमेंशन डायरेक्ट पता करना है सॉल्यूशन स्पेस का, तो डायमेंशन जो हो जाएगा आपका नल स्पेस भी का, वो तो आपको डायरेक्टली 2 यहाँ से कंफर्म पता चल जा रहा है, ठीक है। तो यहीं से अगर आप देख लें कि 2 जो है वेक्टर किस में दिया हुआ है, तो 2 वेक्टर इसमें दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, और बाकी आपका क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे अच्छा देखिए, ये आपका, मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा ग्रुप बी का क्वेश्चन है, तो एक ही आंसर आपका करेक्ट होगा। तो ये आपका ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है डी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है मेरा, वो है डी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए
कि डायरेक्ट आप डायमेंशन से पता कर लिए। अगर आपको एग्जैक्टली वेक्टर पता करना होता तो आप वेक्टर भी पता कर सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो वेक्टर कैसे पता करेंगे, तो देखिए, तो 2 लाइन आगे बढ़िएगा तो आपका वेक्टर पता हो जाएगा। कैसे, जैसे हम लोग अब यहाँ पे लिखना अगर चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, जेड और डब्ल्यू आपका क्या है, फ्री वेरिएबल है, ठीक है। तो जेड को हम लोग ले लेंगे T1 और डब्ल्यू को ले लेंगे हम लोग क्या, T2, ठीक है। तो पहला जो रो है उससे क्या रिलेशन आएगा, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू का तो कोएफिशिएंट 0 है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। फिर सेकेंड रो देखिएगा तो सेकेंड रो में आपको मिलेगा y प्लस जेड और प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से पहले आपको y मिल जा रहा है क्या, माइनस जेड माइनस डब्ल्यू, यानी माइनस T1 और माइनस T2 मिल जा रहा है, ठीक है। या जेड ही डब्ल्यू में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जेड और डब्ल्यू का आप बोल दीजिए फ्री वेरिएबल है तो वो भी चलेगा, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप देखिएगा तो यहाँ से हम लोगों का जो x है वो मिल जाएगा क्या, जेड माइनस वाई। तो जेड है आपका क्या, जेड है हमारा T1 और y मेरा आ गया, तो इसको हम लिखेंगे क्या, प्लस T1 लिखेंगे और प्लस T2 लिख देंगे, ठीक है। तो यानी क्या आ जा रहा है, 2T1 प्लस T2 आ जा रहा है, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से अगर आप x y z निकालना चाहते हैं तो आपका बहुत जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। मैं यहीं पे कर देता हूँ, देयरफॉर क्या, देयरफॉर जो सॉल्यूशन आपका स्पेस है, ठीक है, मतलब कि कलेक्शन ऑफ x y z w, यही है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिएगा, x तो आपका ये आ गया 2T1 प्लस T2, ठीक है। y आपका आ गया है माइनस T1 माइनस T2 आया है, ठीक है। और z मेरा क्या है, T1 है और w है मेरा T2। तो इसको अगर आप अलग अलग करेंगे तो आप देखिए ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, इसमें कौन कौन वेक्टर बनेगा। जैसे मैं जो है T1 को अलग करता हूँ, तो T1 को अलग करूँगा तो एक हो जाएगा मेरा 2, नीचे में -1, फिर 1 और फिर 0, ठीक है। और अगर मैं T2 को अलग करूँ तो ऊपर में कोएफिशिएंट 1, फिर -1, फिर 0, फिर 1, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये जो 2 वेक्टर है आपका, ये जो 2 वेक्टर आया है 2 - 1 1 0, देखिए ये एग्जैक्टली सेम आया है, और 1 - 1 0 1 ये भी एग्जैक्टली सेम आया है, ठीक है। तो यही दोनों क्या है, बेसिस का एग्जैक्टली 2 वेक्टर है, ठीक है। क्योंकि बेसिस तो बहुत तरह का हो सकता है, आपको हम बताए थे, है ना। बस डायमेंशन उसका क्या है, वो ये आपका फिक्स रहता है, ठीक है। तो जो बेसिस आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो यही है। बात फॉलो कर रहे हैं, तो इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेट करना तो बहुत ईजी है, और अगर आपको एग्जैक्टली भी फाइंड आउट करना है तो वो भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको एक मैट्रिक्स M दे रखा है, ठीक है, थीटा 0 से π/2 है, और आपको एक सेट डिफाइन कर दिया है, ठीक है। 3 डायमेंशनल रियल स्पेस में कोई मैट्रिक्स लेना है आपको, जो कि इस तरह का होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली डेफिनेटली क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स है, ठीक है। R3 से टपल के फॉर्म में लेना है मेरे को, तो ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब ये अगर रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो भी का आपको बताना है डायमेंशन। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सिंपल होगा, मुझे जैसे हम लोग यू ले लेंगे, क्या यू हम लोग लेंगे इस तरह से, ठीक है, x y और z ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो u का ट्रांसपोज हो जाएगा आपका कॉलम मैट्रिक्स, यानी x y और z, ठीक है। देयरफॉर MUT = u दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए। m आपका क्या है, ये है 1 0 0, फिर है 0 cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे आपका 0 साइन थीटा और cos थीटा, ठीक है। बगल में जो मल्टीप्लाई करना है हमको u का ट्रांसपोज यानी x y z से, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा किसके, x y z के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं इधर ही बना देता हूँ, ठीक है। चलिए इधर बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 0 है, ठीक है। YZ तो सारा ही 0 हो जा रहा है, ये तो सिर्फ x बच रहा है, ठीक है, सिर्फ x ही बचेगा। ये देखिए आपका, तो ये तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक रो मैट्रिक्स मिलेगा ना। तो क्या मिलेगा, तो पहले हम लोगों को मिल रहा है x, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा y cos थीटा माइनस z साइन थीटा,
और इधर करेंगे तो 0, तो ये आपका आ जाएगा y साइन थीटा माइनस जेड कॉस थीटा। ठीक है, ये आ रहा है, ये मैट्रिक्स इधर आ गया आपका। इधर जो है आपका एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो x इक्वल टू तो आपका x हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग इसको देखें तो यहाँ से हम कर सकते हैं क्या, y कॉस थीटा माइनस जेड साइन थीटा इक्वल टू वाई। ठीक है, और इसको देखेंगे हम लोग तो हो जाएगा y साइन थीटा माइनस जेड कॉस थीटा इक्वल टू जेड। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको जो कि ना ये देखना है कि डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, जो डायमेंशन का मतलब ये है कि जो ये जो मैट्रिक्स है यू मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो है वो इसको कौन स्पैन करेगा। ठीक है, ये हमको एक्चुअली देखना है कि इसको क्या एक्स वाई जेड तीनों मिलकर जनरेट करेगा या कोई 2 करेगा या 1 करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x इक्वल टू तो मेरा x है, तो ये आर्बिट्रेरी है। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका आर्बिट्रेरी, यानी ये आपको तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देख लेते हैं, ये आपका हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 1। ठीक है, तो 2, 3 का इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आता है, मतलब y और z हमको किस फॉर्म में आता है ये हम देख लेते हैं। तो एक तरफ कर दीजिए y को, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस 1 माइनस जेड साइन थीटा इक्वल टू 0, और नीचे में करेंगे तो y साइन थीटा माइनस जेड कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा ना, ये इधर आ जाएगा, तो यस प्लस 1 इक्वल टू 0 ये आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये देख लेते हैं कि ये दोनों क्या है, दोनों आपका होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर इसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो हो गया, ठीक है, तब तो क्या हो जाएगा, तब हमको ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है कोएफिशिएंट का, कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे फिर आपका साइन थीटा, यहाँ पे आपका कॉस थीटा प्लस 1। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और ये आपका प्लस हो जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा। 1 मिनट, ठीक है, कुछ मिस्टेक यहाँ शायद प्लस है ना, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। ये प्लस है, क्योंकि ये आपका देखिए प्लस कॉस थीटा इंटू जेड होगा। ठीक है, तो ये प्लस है, तो ये प्लस है, तो ये कॉस थीटा माइनस 1 होगा। ठीक है, तो ये कॉस थीटा माइनस 1 सेम आ गया आपका। हाँ, तो कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको नहीं करके, ठीक है, ऐसे कीजिएगा, कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आएगा, ये आपका देखिए आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी आएगा, ये नॉन जीरो ही आएगा, जीरो तो नहीं आ रहा है। ठीक है, नॉन जीरो आ रहा है, तो अगर ये नॉन जीरो आ रहा है ये वैल्यू 2 cos थीटा प्लस 2 आएगा, तो ये डेफिनेटली नॉन जीरो है। ठीक है ना, किसी भी आप वैल्यू को रख लीजिएगा। थीटा आपका क्या था, 0 से π/2 है ना, तो 0 से π/2 के लिए ये क्या आएगा आपका, नॉन जीरो आएगा। चूँकि ये नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन 2 और 3 का क्या है, ट्रिवियल सोल्यूशन है। देयरफॉर क्या, इक्वेशन 2, 3 हैव ट्रिवियली यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। और आपको पता है होमोजीनियस में जो ट्रिवियली यूनिक सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो होता है 0 0, यानी y भी 0 z भी 0। ठीक है, तो दोनों 0 हो गया, तो ये आपका हट जाएगा। देयरफॉर जो हमको u निकालना था u, तो उसमें क्या आएगा, उसमें सिर्फ आपको सिंगलटन x आने वाला है। ठीक है, यानी सिर्फ x ही मिलकर इसको जनरेट करेगा। तो इस हिसाब से जो डायमेंशन ऑफ v है वो क्या हो गया आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है जी, चूँकि y और z तो हमारा 0 0 हो जा रहा है, क्लियर है। तो x 0 0 हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये आपका 0 0 ही रहेगा। ठीक है, तो डायमेंशन हमारा क्या आ जा रहा है, इस हिसाब से 1 आ जा रहा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है आपका बी नंबर। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से बनाना होता है क्वेश्चन को, आप बस समझ के बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं होगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस टाइप का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, उसमें भी आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है और भी जो डिफाइन किया है वो डिफाइन किया है एक्स वाई जेड। ठीक है, सच दैट कि आपका डिटर्मिनेंट इसका 0 है, तो डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग देख लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 1 1 2 2 3 एक्स वाई जेड। ठीक है, कोई क्या ले लीजिएगा, 0 ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, कर देते हैं, तो कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 ये 0 ये 1। ठीक है,
ये फिर 0 हो जाएगा, ये 2 3 -1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड, ठीक है। तो ये 0 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जेड ही एक आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इस कॉलम से करते हैं तो 1 मिलेगा, पर पहला रो के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। 1 हो गया, तो ये आपका ये छिप जाएगा, ठीक है, ये छिप जाएगा, तो अंदर में आ जाएगा 0 और प्लस x माइनस वाई ही सिर्फ आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से ये आ जा रहा है कि मेरा x और y क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर x और y इक्वल है तो हमको जो v निकालना था, जो मेरा सेट था, सेट ऑफ टपल x y z, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ये आपका x और z हो गया, यानी आपको सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, ठीक है ना, जो इसको पूरा जनरेट कर रहा है, यानी डायमेंशन ऑफ v क्या हो जाएगा, मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन तो एग्जाम में आप बहुत जल्दी कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, वो क्या है, W आपको दे रखा है, सब स्पेस है V का, V कैसा वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल रियल पोलिनोमियल, ठीक है, रियल पोलिनोमियल है, ओके। अच्छा, अब देखिए, तो इसको जनरेट किया जा रहा है इन वेक्टर्स के साथ में, ठीक है। तो आपको बताना है कि डायमेंशन ऑफ W क्या होगा। तो देखिए, चूँकि ओवर रियल है, ठीक है, तो हम लोग इसको फाइनाइट डायमेंशनल पढ़े थे कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग r³ के, ठीक है, यहाँ पे चूँकि आपका अच्छा हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कि 3 डिग्री का पोलिनोमियल सारा दिख रहा है, मतलब जो पोलिनोमियल स्पेस है उसकी डिग्री 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि इसको हम लोग टपल के फॉर्म में लिख सकते हैं आसानी से ना। तो टपल के फॉर्म में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 2, ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 5, ये हो जाएगा आपका 5 3 4 और ये हो जाएगा 2 2 4। अब देख लेते हैं कि इन चारों में से हमको लीनियरली इंडिपेंडेंट कितना मिलता है, ठीक है, कितना टपल मिलता है। तो एक आप मैट्रिक्स बनाइए इस तरह से, ठीक है, रो में ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 2, ठीक है, 1 2 5 5 3 4 और 2 2 4, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑपरेशन कीजिए, पहला वाला तो यही रहेगा, दूसरा वाला आपका आ जाएगा 0 1 3, ठीक है, तीसरा वाला आ जाएगा मेरा 0 -2 -6 और ये आपका आ जाएगा 0 0 0। क्या किया हम लोगों ने, ऑपरेशन आप देख सकते हैं, ठीक है, सिंपल ऑपरेशन है। R2 -R1 कर दीजिएगा, ठीक है, R3 के लिए R3 -5R1 कीजिएगा, ठीक है, ओके। और R4 के लिए R4 -2R1 कीजिएगा, तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि सब कुछ हो चुका है। एक काम और कर लेते हैं, 1 1 2 0 1 3, ठीक है। R3 को भी मैं हटा रहा हूँ, कैसे, R3 + 2R2 कर रहा हूँ, तो ये भी मेरा क्या हो जा रहा है 0 0 0, ये भी 0 0 0, ठीक है, हो गया। तो काम तो खत्म हो गया। हमको जो पिवोट्स मिलना था वो फर्स्ट रो में है और सेकेंड रो में है, और ये आपका REF फॉर्म भी है, यानी 2 ही नॉन जीरो वेक्टर है जो इसको स्पेस करेगा, ठीक है। बाकी तो आपका 0 हो जा रहा है, तो डेफिनेटली जो डायमेंशन है वो 2 होगा, नो डाउट, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया, क्लियर है। और तो कुछ करना था नहीं, तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 नॉन जीरो रो है, जिसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से बन जाएगा ये आपका। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये आपका गेट 1004 का क्वेश्चन है। आपको V1 V2 V3 V4 बोलता है, ये बेसिस है R4 का, और भी इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन है ये भी क्या होगा, बेसिस होगा R4 का, कौन सा कंडीशन होल्ड करेगा तब, ठीक है। तो देखिए, इसको बनाना सिंपल है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना V1 - V, ठीक है। तो V1 - V का मतलब क्या है, V1 हो गया माइनस V आपको दे रखा है, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस A4 V4, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको कॉमन ले लें तो ये हो जाता है 1 माइनस A1 इस तरह से, ठीक है। फिर आपका माइनस हो जाएगा A2 V2 माइनस A3 V3 और माइनस A4 V4। अब इसी तरीके से बाकी का किया जाए, ठीक है। तो देयरफॉर जो मैट्रिक्स बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, तो वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। इनका अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म ले लें तो क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगा आपका 1 माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3 माइनस A4, ठीक है। फिर दूसरे वाले के लिए A1 यहाँ पे आपका ये माइनस A1 होगा, ये 1 माइनस A2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस A3 फिर माइनस A4। फिर यहाँ पे आपका माइनस A1 माइनस A2 फिर ये 1 माइनस A3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस A4। लास्टली आपका यहाँ पे माइनस A1 माइनस A2 ये माइनस A3 ये 1 माइनस A4, ये आपको मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए अगर, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 1 माइनस A1, ठीक है, प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है, ये हमको मिल जाएगा कॉमन। अगर हम ऑपरेशन लगा दें क्या, C1 रिप्लेस बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, तो ये हमको कॉमन एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है। और अंदर में जो आपको आएगा तो ये आपका आ जाएगा 1 1 1 1, ठीक है। बाकी जो भी आएगा ये आपको पता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये इसका कोएफिशिएंट आया है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिस अगर होगा तो डेफिनेटली जो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो इसका होना चाहिए नॉन जीरो, ठीक है। जो भी इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर नॉन जीरो होगा तो डेफिनेटली ये जो बाहर जो कोएफिशिएंट है इसको भी नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो चूंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो हमको तो ये ऑप्शन दिख रहा है कि अगर ये 1 नहीं होता है तो ये आपका जीरो नहीं होगा, तो आपका बेसिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा कुछ करेंगे तो आपको, चूँकि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड हम लोग फॉलो करते जाते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो OEM मेथड है, ऑप्शन एलिमिनेशन, तो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन में कि ये अगर नहीं होगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चूँकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन डील होता है, इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग हमारे पास में, आपको ये 5 टपल दे रखा है, ठीक है। और इस 5 टपल को जनरेट करने के लिए आपको इसका डायमेंशन पूछ रहा है कि इसके बेसिस में कितना एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ही इक्वेशन दिया है, तो एक ही इक्वेशन दिया है तो यानी ये क्या है, ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशन होगा। मतलब क्या, मतलब ये कि इसमें चूँकि एक ही है तो डेफिनेटली जो 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, ठीक है, कोई भी 2 वेरिएबल हो सकता है, वो क्या होगा, वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा इसमें से, ठीक है। और एक आपका डिपेंडेंट होगा, 1 इज़ डिपेंडेंट, ये आप जान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको दे रखा है 5 टपल, तो 5 में एक ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो 5 माइनस 1 यानी आपका 4 क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन में जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि जो भी आपको दे रखा है, जो नंबर ऑफ टपल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ टपल्स, इसमें आप क्या कीजिए, इसमें आप माइनस कर दीजिए लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशन, ठीक है। जो भी रिलेशन दिया हुआ है उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट कितना है, यहाँ पे 5 था, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो आपका 4 बचेगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में सिंपल होता है और आता रहता है, तो आपको जरूर बनाना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये 7 नंबर है, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल होता है, ठीक है। ये भी गेट के एग्ज़ाम में आपका 1008 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपको ना कलेक्शन ऑफ मैट्राइसेस निकालना है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जहाँ पे आपको बोल दिया है कि जो एलिमेंट है Aij वो 0 है अगर I इवन है। इसका मतलब ये है कि आपका सेकेंड रो का I का मतलब क्या होता है, ये आपका नंबर ऑफ रो होता है, ठीक है, नंबर ऑफ रो। तो इसका मतलब है कि इवन का मतलब है कि सेकेंड रो, 4th रो, 6th रो, 8 रो और 10 रो। ये जो 10 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ से लेके दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां, ये जो रो है, ये रोज़ आपके क्या है, सारे 0 रो हैं, क्या है, 0 है, सारे एलिमेंट 0 है, ठीक है। तो कितने बच गए, तो 5 बच गए, ठीक है। तो 5 रोज़ जो आपके बचे, चूँकि 10 क्रॉस 10 का है तो 5 रोज़, ठीक है, बच गए आपके पास में। तो इसके पास में कितना एलिमेंट होगा, तो 5 × 10 यानी 50 नॉन जीरो एलिमेंट होगा, ठीक है। और 50 नॉन जीरो एलिमेंट
को स्पेन करने के लिए और कोई कंडीशन दिया नहीं है, तो हमको 50 ही एलिमेंट चाहिए। ठीक है, हर बार आप नया 50 एलिमेंट लेंगे तो आपको नया मैट्रिक्स मिलेगा, नया 50 एलिमेंट का कलेक्शन। ठीक है, तो आपको जो डायमेंशन है वो 50 हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन को एग्जाम में मिस नहीं करना है। ठीक है, देखिए फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, हमको कुछ कलेक्शन यहाँ पे दे रखा है वेक्टर्स का, v1 v2 v3 v4 v5। अब ये सारा जो है अगर जनरेटिंग सेट है तो बोलता है इसका डायमेंशन बताइए। तो डायमेंशन बताने का मतलब ये है कि क्या ये जनरेटिंग सेट मेरा बेसिस है, ये हमको देखना है। ठीक है, तो अगर ये बेसिस होगा यानी ये बेसिस फॉर्म करेगा तो डायमेंशन उतना ही हो जाएगा। तो इसमें कितना लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है वो हमको चेकआउट करना पड़ेगा, तभी ये बेसिस बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए अब क्या कीजिएगा, बस इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। ठीक है, 1 2 0 3 0। ठीक है, फिर 1 2 -1 -1 0 0 0 1 4 0। ठीक है, फिर 2 4 1 10 1 और 0 0 0 0 1। तो लास्ट वाला रो को तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, आप इसको आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलिए। ठीक है, किस में बदलिए, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। ये सब देखिए आपको आना चाहिए, अगर आप नहीं देख रहे हैं ना, डायरेक्ट ये देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक, तो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि जो मेरा प्लेलिस्ट है चले जाइए, उसमें मैट्राइसिस का पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म, रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म सब समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, और लीनियर अलजेब्रा का भी जो पूरा प्लेलिस्ट है उसको भी देख लीजिए, तब देखिए तब करने में मज़ा आएगा। इसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये मैं नहीं करने जा रहा हूँ, ये आप करिए, इसको आरईए फॉर्म में बदलिए और बताइए कि इसमें कितना नॉन जीरो रो आ रहा है, नॉन जीरो रोज कितने आ रहे हैं वो आप देख लीजिएगा। जितना आएगा ना वही आपका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये आपको करके देख लेना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ 1-2 ऑपरेशन कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप DYS डू योर सेल्फ करके मेरे को कमेंट कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, कि आपका ये कितना आंसर आया। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है, गेट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, CSIR नेट का कर रहे हैं, IIT JAM का कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर ये सब अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो लग जाइए, इसको बना के बताइएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या क्वेश्चन है।